आज के विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कई अलग अलग स्रोतों से आई जानकारियों का ढेर है। सरकारी घोषणाएं, आर्थिक आंकड़े, रक्षा और तकनीक से जुड़ी नई बातें और भी बहुत कुछ। हाँ, जानकारी काफी फैली हुई है अलग अलग क्षेत्रों से। हमारा काम है इन सब में से वो जरूरी बातें निकालना जो हमारे श्रोताओं को एक स्पष्ट तस्वीर दे सकें कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सरकारी पहलों से जो सीधे लोगों के जीवन या देश की दिशा पर असर डाल सकती हैं। बिहार से एक खबर है, निफ्ट पटना और आदित्य बिड़ला फैशन, ABFRL जिसे कहते हैं, उनके बीच एक समझौता हुआ है। ये शायद जीविका दीदी के लिए है ना? हाँ, बिल्कुल। ये समझौता खास तौर पर जीविका दीदी मतलब जो स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाएं हैं बिहार में, उनके सशक्तिकरण के लिए है। अच्छा, तो इसमें उन्हें क्या सिखाया जाएगा? मतलब ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग मिलेगी, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, मशीनें कैसे चलानी है, ये सब, ताकि जो बेगूसराय में ABFRL की नई यूनिट आ रही है, हाँ। वहां उन्हें रोजगार मिल सके। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे जब ये MOU साइन हुआ। तो ये सीधा सीधा स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ा मामला है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, कौशल विकास की बात चली है, तो सरकार ने अप्रेंटिसशिप यानी शिक्षुता के नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सुनने में आया कि स्टाइपेंड वगैरह बढ़ा है। सही कहा, इसमें काफी बड़ा बदलाव है। जो न्यूनतम मासिक स्टाइपेंड या वजीफा मिलता है ट्रेनीज को, वो करीब 81% बढ़ाकर 12,300 रुपए कर दिया गया है। पहले ये 6,800 रुपए के आसपास था। 81%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब सीधा डबल के करीब। हाँ, रेंज अब 6,800 से 12,300 है। ये काफी बड़ा उछाल है। और सिर्फ यही नहीं, अब कंपनियों या संस्थानों को अपने कुल कर्मचारियों का 2.5% से 15% तक अप्रेंटिस रखना जरूरी होगा। अच्छा, ये दायरा भी बढ़ा दिया। हाँ, और इसमें भी कम से कम 5% सीटें फ्रेशर्स और स्किल सर्टिफिकेट वालों के लिए रिजर्व होंगी। मतलब नए लोगों को मौका मिलेगा। डिग्री अप्रेंटिसशिप और रिमोट मतलब वर्चुअल ट्रेनिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। वर्चुअल ट्रेनिंग भी, ये तो आजकल की जरूरत है। बिल्कुल, ये सारे निर्णय 38वीं केंद्रीय शिक्षुता परिषद की बैठक में लिए गए। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, और वो भी इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से। सही है। और इनोवेशन यानी नई सोच को बढ़ावा देने के लिए भी अटल इनोवेशन मिशन एम चर्चा में है। कोई रिकॉर्ड वगैरह बना है क्या? जी हाँ, एम का एक कार्यक्रम था मेगा टिंकरिंग डे 2025। इसमें एक ही दिन में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों ने टिंकरिंग मतलब कुछ नया बनाने की गतिविधि में हिस्सा लिया। कितने बच्चों ने? आंकड़ा काफी बड़ा है। करीब 4,73,350 छात्रों ने 9,467 अटल टिंकरिंग लैब से जुड़कर खुद ही DIY वैक्यूम क्लीनर बनाए। ये 12 अगस्त 2025 की बात है। 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे एक ही दिन में? कमाल है। हाँ, और इसी वजह से इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। ये नीति आयोग की पहल है एम, जो 2016 में शुरू हुई थी। अच्छा, ये काफी पुरानी पहल है। हाँ, और अब इसका दूसरा फेज मतलब एम 2.0 लॉन्च किया गया है, जो 2028 तक चलेगा। इसके लिए बजट भी अच्छा खासा है, करीब 2750 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि स्कूली स्तर पर ही इनोवेशन का माहौल बनाने पर कितना जोर है सरकार का। ये दिलचस्प है। नीति आयोग की बात चल रही है, तो उन्होंने AI और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर भी कुछ नई पहलें शुरू की हैं। आजकल AI की बहुत चर्चा है। बिल्कुल, नीति आयोग ने 2 महत्वपूर्ण चीजें लॉन्च की हैं। एक तो AI फॉर विकसित भारत रोड मैप, और दूसरा नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी। रोड मैप और रिपोजिटरी, ये क्या है? देखिए, रोड मैप का फोकस है कि अलग-अलग इंडस्ट्रीज AI को कैसे अपनाएं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जनरेटिव AI का इस्तेमाल कैसे हो। और जो रिपोजिटरी है, वो एक तरह का संग्रह है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में AI और दूसरी नई तकनीकों के सफल इस्तेमाल की 200 से ज्यादा कहानियां बताई गई हैं। मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए। हाँ, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। इसके साथ ही 2 और घोषणाएं हुई। फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव, जो 50 पिछड़े जिलों या ब्लॉकों को नई तकनीक अपनाने में मदद करेगा, और नीति फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड्स, जो राज्यों को इस क्षेत्र में अच्छे काम के लिए दिए जाएंगे।
तो नीति आयोग एआई और नई टेक्नोलॉजी को हर स्तर पर बढ़ावा दे रहा है। अच्छा, एक तरफ ये हाईटेक इनोवेशन, दूसरी तरफ हमारी पारंपरिक संस्कृति, उसके संरक्षण के लिए भी कुछ हो रहा है, जैसे आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म। हाँ, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक बहुत अच्छी पहल है। आदि संस्कृति नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। इसे जनजातीय संस्कृति के लिए दुनिया का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय माना जा रहा है। डिजिटल विश्वविद्यालय ये कैसे काम करेगा? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, आदि विश्वविद्यालय, जहां जनजातीय नृत्य, कला, शिल्प वगैरह पर करीब 45 ऑनलाइन कोर्स होंगे। दूसरा, आदि संपदा, ये एक डिजिटल भंडार होगा जिसमें 5000 से ज्यादा दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियोस वगैरह सहेजे जाएंगे। अच्छा, एक तरह का डिजिटल म्यूजियम और आर्काइव। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा है आदि हाट, जो जनजातीय कारीगरों के लिए एक ऑनलाइन बाजार होगा जहां वे अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इसे राज्यों के जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ट्राइज हैं, उनके साथ मिलकर बनाया गया है। ये तो बहुत बढ़िया है, संस्कृति का संरक्षण भी और आय का साधन भी। इससे पहले भी मंत्रालय ने कुछ ऐसा किया था? हाँ, मंत्रालय ने पहले आदिवाणी नाम से एक एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक भी लॉन्च किया था। तो तकनीक का इस्तेमाल जनजातीय भाषाओं और संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने में किया जा रहा है। ठीक है, अब जरा एक अलग विषय पर आते हैं। अफीम पोस्ट की खेती, इसकी लाइसेंसिंग नीति में कुछ बदलाव हुआ है फसल वर्ष 2025-26 के लिए। हाँ, वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नई वार्षिक लाइसेंसिंग नीति घोषित की है। इसका मकसद है देश की दवाइयों की जरूरतें पूरी करना और साथ ही आत्मनिर्भरता भी बनाए रखना। तो क्या ज्यादा किसानों को लाइसेंस मिलेंगे? उम्मीद तो यही है। अनुमान है कि करीब 1.21 लाख किसानों को लाइसेंस मिल सकते हैं, जो पिछले साल से लगभग 23.5% ज्यादा है। लाइसेंस देने का जो आधार है वो है कि फसल में मॉर्फिन की मात्रा कितनी ज्यादा MQYM निकलती है। पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा डिजिटल भी बनाया जा रहा है। और भारत की इसमें क्या खास स्थिति है? भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र की 1961 की संधि के तहत कानूनी तौर पर गम अफीम उगाने की इजाजत है दवाइयों में इस्तेमाल के लिए। और नीमच मध्य प्रदेश में जो सरकारी एल्कलॉइड फैक्ट्री है उसे WHO GMP सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो क्वालिटी का एक बड़ा पैमाना है। अच्छा, ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अब राज्यों की तरफ देखें तो तमिलनाडु ने अम्बू करंगल नाम की कोई योजना शुरू की है। ये किसके लिए है? हाँ, मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे लॉन्च किया है। अम्बू करंगल का मतलब होता है प्यार के हाथ। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है या जिनका एक ही जीवित माता पिता है, लेकिन वो किसी वजह से जैसे परित्याग, विकलांगता, जेल में होना या गंभीर बीमारी बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहा है। तो उन्हें क्या मदद मिलेगी? ऐसे बच्चों को हर महीने 2000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये मदद तब तक मिलेगी जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता या अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, जो भी बाद में हो। ये योजना किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाई गई है। ये जरूरतमंद बच्चों के लिए एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा पहल है। अच्छा, अब जरा ऊर्जा क्षेत्र पर आते हैं। सौर ऊर्जा में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। क्या कोई नई योजना है? हाँ, सरकार अब पूरी तरह से स्वदेशी सौर ऊर्जा मूल्य श्रृंखला मतलब पूरी सप्लाई चेन विकसित करने की योजना बना रही है। इसमें वेफर्स, इनगॉट्स और पॉलीसिलिकॉन बनाना भी शामिल है, जो सौर पैनल बनाने के लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। अभी तक ये सब बाहर से आता था? काफी हद तक। लक्ष्य ये है कि 2028 तक भारत में ही सौर सेल बनने लगे जो पूरी तरह से स्वदेशी हों। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE इसके लिए काम कर रहा है। जैसे सोलर मॉड्यूल्स के लिए ALMM लिस्ट होती है ना, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, होती है। वैसी ही लिस्ट अब इनगॉट्स और वेफर्स के लिए भी लाने पर विचार हो रहा है। ये मेक इन इंडिया को सौर ऊर्जा में और मजबूत करेगा। और रूफटॉप सोलर का क्या हाल है? PM सूर्य घर योजना? उसमें भी अच्छी प्रगति है। भारत ने PM सूर्य घर योजना के तहत 20 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। और किसानों के लिए जो PM कुसुम योजना है उसका दूसरा चरण मार्च 2026 के बाद शुरू होने की बात है। यानी सौर ऊर्जा पे चौतरफा काम चल रहा है। अब आते हैं रक्षा क्षेत्र पर। खरीद के नियमों में बदलाव की बात हमने की थी। रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी मिल गई है। हाँ, रक्षा मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। ये 2009 वाली नियमावली की जगह लेगी।
मुख्य उद्देश्य वही है, सेनाओं के लिए सामान खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाना, खासकर जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, राजस्व खरीद, सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना। इसमें निजी कंपनियों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए क्या खास है? उनके लिए माहौल बेहतर बनाने पर जोर है। जैसे अगर कोई कंपनी प्रोटोटाइप बना रही है और उसमें देरी होती है, तो अब उस पर भारी भरकम जुर्माना यानी लिक्विडिटी डैमेज एलडी नहीं लगेगा। बाद के चरणों में भी एलडी को काफी कम कर दिया गया है, सिर्फ 0.1% तक। अच्छा, इससे कंपनियों का जोखिम कम होगा? बिल्कुल, और उन्हें 5 साल तक के पक्के ऑर्डर मिल सकेंगे, जिससे उन्हें भविष्य का भरोसा रहेगा। अगर किसी उपकरण की मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो उसकी लागत में 15% तक की बढ़ोतरी की भी इजाजत होगी, और छोटी खरीद के लिए जो लिमिटेड टेंडर प्रक्रिया है उसकी सीमा बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। ये सब कदम भारतीय इंडस्ट्री को रक्षा क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, रक्षा के साथ साथ अब जरा संस्कृति और ज्ञान की ओर चलते हैं। भारत की पांडुलिपियों को बचाने के लिए कोई बड़ा मिशन शुरू हुआ है, ज्ञान भारतम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, और इसी मौके पर ज्ञान भारतम मिशन जीबीएम और उसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस मिशन का मकसद क्या है? भारत में तो लाखों पांडुलिपियां हैं। बिल्कुल, इस मिशन का उद्देश्य भारत की इसी विशाल पांडुलिपि विरासत को खोजना, संरक्षित करना, डिजिटाइज करना और दुनिया भर में उसका प्रचार प्रसार करना है। इसके लिए 2024 से 2031 तक करीब 482.85 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। डिजिटाइजेशन तो बहुत जरूरी है। हाँ, और साथ ही ज्ञान सेतु नाम से एक नेशनल एआई इनोवेशन चैलेंज भी शुरू किया गया है, शायद इन पांडुलिपियों को समझने या अनुवाद करने में एआई का इस्तेमाल करने के लिए। सम्मेलन के आखिर में दिल्ली घोषणा को भी अपनाया गया, जिसमें शायद इस विरासत को बचाने के संकल्प दोहराए गए होंगे। ये हमारी ज्ञान परंपरा को सहेजने की दिशा में बड़ा कदम है। अच्छा, अब हवाई यात्रा से जुड़ी एक खबर। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन FTIT सुविधा का दायरा बढ़ाया गया है। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने 5 और हवाई अड्डों पर ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP लॉन्च किया है। ये है लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, तिरुचिरापल्ली और अमृतसर। तो अब कुल कितने एयरपोर्ट पर ये सुविधा है और ये है क्या असल में? अभी कुल 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। ये सुविधा भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए है। इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया सिर्फ 30 सेकंड में पूरी हो जाती है। काफी तेजी आ जाती है। इसकी शुरुआत जुलाई 2024 में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से हुई थी। अच्छा, मतलब वेरीफाइड ट्रैवलर्स के लिए इमिग्रेशन बहुत फास्ट हो जाता है। अब टेक्नोलॉजी पर वापस आते हैं। TCS और CDAC के सॉवरेन क्लाउड समझौते की बात हमने की थी। ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, आजकल सारा डेटा क्लाउड पर जा रहा है, सरकारी कामकाज, महत्वपूर्ण सेवाएं, सब कुछ। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारा अपना सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस पर बाहरी ताकतों का नियंत्रण ना हो और हमारा डेटा देश में ही सुरक्षित रहे। TCS और CDAC का ये समझौता इसी दिशा में एक कदम है। तो ये कैसा क्लाउड बनाएंगे? ये एक AI सक्षम क्लाउड प्लेटफॉर्म होगा जो डेटा लोकलाइजेशन यानी डेटा को देश की सीमाओं के अंदर रखने के नियमों का पालन करेगा। इस पर ई-संजीवनी जैसी स्वास्थ्य सेवा या डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवाओं को सुरक्षित रूप से होस्ट किया जा सकेगा। ये ओपन स्टैक जैसी ओपन सोर्स तकनीक और स्वदेशी तकनीकों पर आधारित होगा। ये भारत की डिजिटल संप्रभुता के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ग्रामीण बैंकिंग के लिए नाबार्ड भी कुछ कर रहा है। RRBs के लिए कोई डिजिटल पहल? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर CDCI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। CDCI ये क्या करेगा? ये कदम एक राज्य एक RRB नीति के बाद आया है, जिससे RRBs की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई थी। CDCI का मकसद है RRBs में लोन देने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और ऑटोमेटिक बनाना। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे और ग्रामीण इलाकों में लोन लेना आसान और तेज हो सकेगा। अच्छा, मतलब ग्रामीण बैंकिंग को मॉडर्न बनाने की कोशिश। अब जरा प्रधानमंत्री के हालिया पूर्वोत्तर दौरे पर फिर से लौटते हैं। मणिपुर और मिजोरम की यात्रा। हमने परियोजनाओं की बात की थी, क्या कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई? हाँ, परियोजनाओं का स्केल काफी बड़ा था। मणिपुर में जैसा हमने कहा,
8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं थीं। इसमें सिविल सचिवालय, नया पुलिस हेडक्वार्टर, ITSEZ, 4 जिलों में महिलाओं के लिए इमा बाजार, कई पुल, सड़कें, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, EMRS, कामकाजी महिला छात्रावास, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स और एक खास माइंड यानी मणिपुर इन्फोटेक सक्षम विकास परियोजना शामिल थी। और मिजोरम में वो नई रेल लाइन सबसे अहम थी। बिल्कुल, मिजोरम में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं थीं। बैराबी सेरांग नई रेल लाइन, लागत 8,070 करोड़ रुपए, सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि इससे पहली बार राजधानी आइजोल सीधे भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई। राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस सेरांग दिल्ली समेत 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू की गईं। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और इसके अलावा आइजॉल बाईपास रोड, छिमटुईपुई नदी पर पुल, खेलो इंडिया मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, LPG बॉटलिंग प्लांट और आवासीय विद्यालय जैसी परियोजनाएं भी थीं। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर काफी जोर दिया गया। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें। भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक पैकेज और समझौते हुए। जी हाँ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान भारत ने मॉरिशस के लिए $680 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसमें स्वास्थ्य, सामाजिक प्रोजेक्ट्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान और क्रेडिट लाइन दोनों शामिल हैं। $680 मिलियन, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, और इसके अलावा भारत ने चालू वित्त वर्ष के लिए $25 मिलियन की सीधी बजटीय सहायता भी दी है। दोनों देशों के बीच पोर्ट लुइस, जो मॉरिशस का मुख्य बंदरगाह है, उसके पुनर्विकास पर सहयोग करने पर भी सहमति बनी है। और चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की संयुक्त निगरानी पर भी बात हुई है। चागोस द्वीप समूह, ये तो विवादित क्षेत्र रहा है। हाँ, इसीलिए ये संयुक्त निगरानी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शिक्षा, हाइड्रोग्राफी, समुद्री सर्वेक्षण, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। और एक अहम बात ये कि दोनों देश अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए हैं। ये रुपए और मॉरिशन रुपए में व्यापार को बढ़ावा देगा। अच्छा, अब भारत के अंदर बैंकिंग सेक्टर पर लौटते हैं। सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है 2047 तक दुनिया के टॉप 20 बैंक्स में भारत के बैंक हों। हाँ, ये विकसित भारत 2047 के विजन का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक दुनिया के टॉप 20 बैंक्स में कम से कम 2 भारतीय सरकारी बैंक PSB शामिल हों। अभी स्थिति क्या है? कोई भारतीय बैंक टॉप 50 में है? अभी सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ही संपत्ति के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में शामिल है। उसकी रैंक 43वीं है। तो टॉप 20 तक पहुंचना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? इस पर हाल ही में गुरुग्राम में PSB मंथन 2025 नाम का एक सम्मेलन हुआ था। रणनीति ये है कि सरकारी बैंकों का आकार बढ़ाया जाए, उनकी कार्यकुशलता एफिशिएंसी सुधारी जाए, उनका संपत्ति आधार एसेट बेस मजबूत किया जाए, उनका गवर्नेंस बेहतर हो और वो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकें। शायद इसमें कुछ बैंकों के विलय की भी बात हो सकती है आगे चलकर। ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति कैसी रही? हमने शुरू में जिक्र किया था, थोड़ा और विस्तार से बताएं। हाँ, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा महंगाई दर 2.07% थी। ये जुलाई के 1.61% से थोड़ी ज्यादा है, मतलब 46 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है। लेकिन 2.07% तो फिर भी काफी कम है। RBI के टारगेट रेंज 2 से 6% के निचले स्तर के करीब। -0.69% अंतिम। इसका मतलब है कि साल भर पहले की तुलना में खाद्य पदार्थों की कीमतें औसतन कम हुई। अच्छा, ये तो आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। हाँ, हालांकि अगर हम कोर इन्फ्लेशन देखें, जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं होते, वो 4.11% पर स्थिर बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 1.69% थी और शहरी इलाकों में 2.47%। राज्यों में कहीं ज्यादा महंगाई थी। हाँ, आंकड़ों के अनुसार केरल में सबसे ज्यादा वार्षिक मुद्रास्फीति 9.04% दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर हेडलाइन इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन थोड़ी ज्यादा बनी हुई है
और राज्यों में अंतर भी है। ठीक है। अब भविष्य के आर्थिक विकास के अनुमान क्या हैं? आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2025-26 FY26 के लिए अपना जीडीपी पूर्वानुमान बढ़ाया है। जी, भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA लिमिटेड ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान अपने पिछले 6% के अनुमान से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। 6% से 6.5%। इसके पीछे क्या कारण बताए हैं? मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला, उन्हें लगता है कि वस्तु एवं सेवा कर GST को सरल और तर्कसंगत बनाने का काम उम्मीद से पहले लागू हो सकता है, और दूसरा, चालू वित्तीय वर्ष यानी FY25 की पहली तिमाही Q1 में GDP ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है, जिसका सकारात्मक असर अगले साल भी दिखेगा। और क्या अनुमान है आईसीआरए के? लोन वगैरह बढ़ने की उम्मीद है? हाँ, ICRA का अनुमान है कि FY26 में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन बैंक क्रेडिट में 10.4% से 11.3% की बढ़ोतरी होगी, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs का क्रेडिट 15% से 17% तक बढ़ सकता है। ये अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश बढ़ने का संकेत देता है। सकारात्मक अनुमान है। अच्छा, बैंकों की बात हो रही है तो SBI में ग्राहकों के लिए एक बदलाव हुआ है। ऑटो स्वीप सुविधा और MOD योजना में कुछ परिवर्तन। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बचत बैंक खातों में जो ऑटो स्वीप सुविधा होती है, उसके लिए न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड लिमिट 35,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। ये ऑटो स्वीप सुविधा क्या है, जरा फिर से समझाएं। ये SBI की मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट योजना का हिस्सा है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके बचत खाते में एक तय सीमा से ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है, तो अतिरिक्त रकम अपने आप एक फिक्स डिपॉजिट MOD में चली जाती है, जिस पर बचत खाते से ज़्यादा ब्याज मिलता है। अच्छा, ताकि पैसे पर ज्यादा कमाई हो। हाँ, लेकिन अगर कभी आपके बचत खाते में पैसे कम पड़ जाएं किसी भुगतान के लिए, तो ज़रूरत के हिसाब से पैसा उस MOD से वापस बचत खाते में आ जाता है। अब जो सीमा 35,000 थी, वो 50,000 हो गई है। यानी अब 50,000 से ऊपर जो पैसा होगा, वही ऑटोमेटिक FD में जाएगा। तो इसका ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को अपने बचत खाते में ज़्यादा पैसा रखना होगा इस सुविधा का लाभ लेने के लिए, और अगर मोड से पैसा वापस निकालना पड़ता है, तो उस पर FD तोड़ने का जुर्माना भी लगता है, जो लागू ब्याज दर के हिसाब से होता है। एक और बात, सुपर सीनियर सिटीजन इस MOD योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज दर के हकदार नहीं होते। समझ गया। SBI में ही एक और खबर है, मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव की संभावना है। रवि रंजन का नाम MD पद के लिए सुझाया गया है। जी, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने SBI के उप प्रबंध निदेशक DMD रवि रंजन को प्रबंध निदेशक MD के पद के लिए सिफारिश की है। FSIB ही सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के नामों की सिफारिश करता है। तो अगर इनकी नियुक्ति होती है तो ये किसकी जगह लेंगे? वे विनय M टोनसे का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ही लेगी। ठीक है। एक और बैंक चर्चा में है, UCO बैंक। इसे नायरा एनर्जी के व्यापार भुगतान के लिए मंजूरी मिली है। नायरा पर तो प्रतिबंध लगे थे। हाँ, UCO बैंक को सरकार ने नायरा एनर्जी लिमिटेड के लिए व्यापार भुगतान की सुविधा देने की मंजूरी दी है। नायरा एनर्जी पर जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ यानी EU ने प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसा क्यों? नायरा तो भारतीय कंपनी है। नायरा एनर्जी में रूसी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की 49% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसी वजह से EU ने प्रतिबंध लगाए थे। नायरा एनर्जी भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 8% और पेट्रोल पंप नेटवर्क का करीब 7% हिस्सा रखती है। तो UCO बैंक के जरिए भुगतान की सुविधा मिलने से शायद उसके कामकाज में आसानी होगी। ये एक तरह का रास्ता निकाला गया है। अच्छा, अब जरा ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी पर आते हैं। भारत में बसों के लिए IFC का बड़ा निवेश हुआ है। में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 2 कंपनियों को कुल $137 मिलियन यानी करीब 1210 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। कौन सी 2 कंपनियां आई हैं और पैसा कहां इस्तेमाल होगा? ये कंपनियां हैं JBM इकोलाइफ, जो JBM ऑटो की सहायक कंपनी है, और ग्रीन सेल, जिसे एवरसोर्स कैपिटल का समर्थन प्राप्त है। इस पैसे से भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 39 नगर पालिकाओं में करीब 4000 नई इलेक्ट्रिक बसें और उनके चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। 4000 बसें?
ये तो काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और ये आईएफसी का दुनिया भर में ई बस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और एशिया में पहला। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत के क्लीन मोबिलिटी लक्ष्यों का समर्थन कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और क्षेत्र जहां भारत अच्छा कर रहा है वो है कृषि रसायन का निर्यात। इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 सालों में भारत का कृषि रसायन निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ गया है। 2014-15 में ये $1.3 बिलियन था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर $3.3 बिलियन हो गया। 3 गुना? तो अब दुनिया में भारत की क्या पोजीशन है इस मामले में? इस बढ़ोतरी के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कृषि रसायन निर्यातक बन गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बिल्कुल। इस सेक्टर का कुल बाजार कितना बड़ा है भारत में? एग्रोकेमिकल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) और डेलॉयट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कृषि रसायन बाजार करीब 69,000 करोड़ रुपए यानी $8.3 बिलियन का है। इसमें से लगभग 51% हिस्सा निर्यात का है और 49% घरेलू बिक्री का। और घरेलू बाजार में क्या ज्यादा बिकता है? घरेलू बाजार में मुख्य रूप से कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स लगभग 41%, फिर शाकनाशी हर्बिसाइड्स 22% और कवकनाशी फंगिसाइड्स 21% बिकते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इस निर्यात में सबसे आगे रहने वाले राज्य हैं। ठीक है। अब रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने ड्रोन प्रोग्राम्स पर काफी फोकस कर रहा है, घोस्ट शार्ट और घोस्ट बैट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन्स पर बड़ा निवेश कर रहा है। उन्होंने अपने घोस्ट शार्क कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत वो $1.1 बिलियन, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में 1.7 बिलियन, खर्च करके दर्जनों एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स XL AUVs खरीदेंगे, जो देश में ही बनाए जाएंगे। XL AUVs मतलब ये काफी बड़े अंडर वाटर ड्रोन्स होंगे। हाँ, ये अमेरिकी डिफेंस स्टार्टअप एंड्रिल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर विकसित किए गए हैं और उम्मीद है कि जनवरी 2026 से ये सेवा में आने लगेंगे। ये पानी के नीचे निगरानी और शायद हमला करने में भी सक्षम होंगे। और घोस्ट बैट क्या है? घोस्ट बैट यानी MQ-28A एक अलग तरह का ड्रोन है। ये एक एडवांस्ड कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल UCA व्हीकल है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बोइंग के साथ मिलकर विकसित किया है। अच्छा। ये हवा में लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर काम कर सकता है, एक तरह से लॉयल विंगमैन की तरह। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी स्वायत्त रक्षा क्षमताओं पर काफी जोर दे रहा है। अब भारतीय तटरक्षक बल ICG की बात करें। उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय समिट में हिस्सा लिया? जी, भारतीय तटरक्षक बल ने रोम, इटली में हुई चौथी कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट CGGS में भाग लिया। ये 11-12 सितंबर 2025 को हुई थी। इस समिट की सह अध्यक्षता इटली और जापान ने की और इसमें 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत की क्या भूमिका रही इसमें? भारत ने समुद्र में आग लगने जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला यानी 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 में चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। ये ICG की स्वर्ण जयंती समारोह के साथ होगा। अच्छा, अगली मेजबानी भारत करेगा, ये तो सम्मान की बात है। अब जरा भारत के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर आते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, इसके ट्रैक निर्माण में कुछ प्रगति हुई है? हाँ, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL जो ये प्रोजेक्ट बना रहा है, उसने लार्सन एंड टुब्रो L&T के साथ एक बड़ा अनुबंध किया है। ये T1 पैकेज के तहत 157 किलोमीटर लंबे ट्रैक के निर्माण के लिए है और इसकी लागत 10,468 करोड़ रुपए है। 157 किलोमीटर? ये कहां से कहां तक बनेगा? L&T मुंबई में जो बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है, वहां से लेकर महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर जारोली गांव तक के हिस्से में ट्रैक का डिजाइन, सप्लाई और निर्माण करेगी। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है? इसमें जापानी शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन में इस्तेमाल होने वाला बैलिस्टलेस स्लैब ट्रैक सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पारंपरिक ट्रैक से अलग होता है और हाई स्पीड के लिए बेहतर माना जाता है।
जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस जाट्स भारतीय इंजीनियरों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रही है। ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक और भारतीयों के सहयोग की खबर है, भारत फौज और विंड रेसर्स का समझौता। हाँ, भारत फौज ने यूके की एक कंपनी है विंड रेसर्स जो ऑटोनोमस कार्गो ड्रोन बनाती है, उसके साथ एक समझौता किया है। विंड रेसर्स का एक ड्रोन है अल्ट्रा यूएवी, मानव रहित हवाई वाहन। इस समझौते के तहत भारत फौज इसे पूरे भारत में तैनात करने में सहयोग करेगा। कार्गो ड्रोन मतलब सामान ढोने वाले ड्रोन। हाँ, ये भारी सामान ले जाने में सक्षम होते हैं। ये समझौता लंदन में हुई रक्षा प्रदर्शनी DSEI 2025 में किया गया। माना जा रहा है कि ये यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते FTA और विजन 2035 के अनुरूप है और भारत के सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स में बढ़ रहा है। अब भारतीय नौसेना की बात करते हैं। उन्होंने एक नया डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है, DSC-A22। जी, भारतीय नौसेना ने DSC-A22 लॉन्च किया है। ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट यानी DSC परियोजना का तीसरा जहाज है। इसे कोलकाता में टाइटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने बनाया है। ये किस तरह का जहाज है और क्या काम आता है? ये एक कैटामैरन हल वाला जहाज है। मतलब इसके नीचे 2 पैरेलल हल होते हैं जिससे ये ज्यादा स्थिर रहता है। इसका वजन करीब 380 टन है। इसे खास तौर पर तटीय इलाकों में डाइविंग ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे पनडुब्बी बचाओ अभियान, जहाज़ों के हल का पानी के नीचे निरीक्षण करना, बचाव कार्य और पानी में डूबी वस्तुओं को निकालना। तो ये नौसेना की अंडरवाटर की क्षमताओं को बढ़ाएगा। जी, नौसेना को एक और नया युद्धपोत मिला है, एंड्रॉथ। ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। हाँ, भारतीय नौसेना को एंड्रॉथ नाम का जहाज मिला है। ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की सीरीज का दूसरा जहाज है। इसे कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका नाम एंड्रॉथ क्यों रखा गया? इसका नाम लक्षद्वीप समूह के एंड्रॉथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। ये जहाज लगभग 77 मीटर लंबा है, इसका वजन करीब 900 टन है और ये 25 नॉट्स समुद्री मील प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकता है। और ये पनडुब्बियों से कैसे लड़ेगा? ये हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी ASW रॉकेट लॉन्चर और एडवांस्ड सोनार जैसे सेंसर्स से लैस है। ये छिछले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है और इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामान इस्तेमाल हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक और उदाहरण है। बहुत बढ़िया। नौसेना की निगरानी क्षमताओं में भी एक महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। पहला स्वदेशी 3D रडार मिला है, लांजा-N। जी हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है। स्पेन की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी इंद्रा ने टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड टैसल के साथ मिलकर भारत की नौसेना के जहाज INS मैसूर पर भारत का पहला स्वदेशी 3 डायमेंशनल एयर सर्विलेंस रडार 3D ASR सफलतापूर्वक लगाया और चालू किया है। इसका नाम लांजा-N है। 3D एयर सर्विलेंस रडार, ये आम रडार से कैसे अलग है? ये बहुत एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रडार है जो न सिर्फ दूरी और दिशा बताता है बल्कि लक्ष्य की ऊंचाई एल्टीट्यूड भी बताता है, इसीलिए 3D। ये ड्रोन, सुपरसोनिक विमान और मिसाइलों जैसे छोटे और तेज लक्ष्यों समेत कई तरह के हवाई खतरों का पता लगा सकता है। और ये स्वदेशी कैसे है अगर स्पेन की कंपनी शामिल है? टेक्नोलॉजी स्पेन की है, लेकिन इसे भारत में TASL द्वारा बनाया जा रहा है। ये स्पेन के बाहर लांजा-N रडार की पहली तैनाती है। TASL 2020 में हुए एक अनुबंध के तहत 2029 तक ऐसे 20 और रडार बनाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशी निर्माण का मामला है। समझ गया। अच्छा, हमने INS अरावली की बात की थी जो गुरुग्राम में कमीशन हुआ। ये नौसेना की जमीनी मौजूदगी का प्रतीक है। हाँ, जैसा हमने चर्चा की, ये गुरुग्राम स्थित IMX सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र और IFC-IOR सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। ये केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री गतिविधियों पर नजर रखते हैं और खतरों का आकलन करते हैं। INS अरावली उन्हें लॉजिस्टिकल और प्रशासनिक आधार प्रदान करेगा। इसका आदर्श वाक्य सामुद्रिक सुरक्षायाः सहयोगम, सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा भी इसी भूमिका को दर्शाता है। ठीक है।
नौसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भी हिस्सा ले रही है। INS निस्तार सिंगापुर गया, अभ्यास प्रशांत पहुंच 2025 के लिए। जी, भारतीय नौसेना का डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार अपनी सबमरीन रेस्क्यू यूनिट SRU पूर्व के साथ सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंचा। वहां वो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास प्रशांत पहुंच 2025 XPR-25 में भाग ले रहा है। इस अभ्यास में और कौन-कौन शामिल है? ये काफी बड़ा अभ्यास है, इसमें 40 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसका फोकस शायद पनडुब्बी बचाव और अंडर वाटर ऑपरेशंस पर होता है। INS निस्तार, जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, वो 300 मीटर्स की गहराई तक गहरे समुद्र में संतृप्ति डाइविंग, सैचुरेशन डाइविंग करने में सक्षम है, जो इसे ऐसे अभ्यासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। बिल्कुल। और हमने महिलाओं की त्रिसेवा समुद्र प्रदक्षिणा यात्रा की भी बात की थी। ये वाकई एक ऐतिहासिक अभियान है। हाँ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से इसे वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। ये दुनिया का पहला त्रिसेवा थल सेना, नौसेना, वायुसेना सर्व महिला परिक्रमा नौकायन अभियान है। इसमें 10 महिला अधिकारी हैं, 5 सेना से, 4 वायुसेना से और 1 नौसेना से। और ये किस नाव पर जा रही है और कितना लंबा सफर है? ये भारतीय सेना के नौकायन पोत ISV त्रिवेणी पर सवार है। अगले 9 महीनों में ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। लगभग 21,600 समुद्री मील नॉटिकल माइल से ज्यादा की यात्रा करेंगी। इस दौरान ये दल 2 बार भूमध्य रेखा को पार करेगा और 3 ग्रेट केप्स, ऑस्ट्रेलिया के पास केप ल्यूविन, दक्षिण अमेरिका के नीचे केप हॉर्न और अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाएगा, जो समुद्री यात्रा में बहुत चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। कमाल है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इस अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर कर रही हैं। ये सच में नारी शक्ति और भारतीय सशस्त्र बलों के जज्बे का प्रतीक है। बिल्कुल। अब अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। भारत का स्पेस लॉन्च प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। जापान की एस्ट्रोस्केल ने NSIL के साथ कोई समझौता किया है? हाँ, जापान की कंपनी एस्ट्रोस्केल इंक ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ एक लॉन्च समझौता किया है। NSIL अंतरिक्ष विभाग DOS के तहत काम करने वाली सरकारी कंपनी है। इस समझौते के तहत एस्ट्रोस्केल का एक उपग्रह, जिसका नाम है ISA-J1 इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1, उसे 2027 के वसंत में श्रीहरिकोटा से ISRO के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ISI-J1 मिशन का उद्देश्य क्या है? ये मिशन अंतरिक्ष में कचरे की निगरानी से जुड़ा है। ये उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में अंतरिक्ष मलबे के 2 बड़े निष्क्रिय टुकड़ों का पास जाकर निरीक्षण करेगा। इससे मिली जानकारी भविष्य में एक्टिव डेब्रिस रिमूवल यानी अंतरिक्ष के कचरे को हटाने वाले मिशनों की योजना बनाने में मदद करेगी। ये दिखाता है कि भारत का PSLV भरोसेमंद और किफ़ायती लॉन्च व्हीकल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। ये अच्छी बात है। अब जरा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की बात करें। भारत और EDB के बीच उत्तराखंड के लिए कोई ऋण समझौता हुआ है? हाँ, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने उत्तराखंड में टिहरी झील क्षेत्र परियोजना के लिए USD 126.4 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? इसका उद्देश्य टिहरी झील क्षेत्र में सतत, समावेशी और जलवायु अनुकूल पर्यटन CRDT क्लाइमेट रिजिलिएंट टूरिज्म डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास करना है। उम्मीद है कि इस परियोजना से क्षेत्र के 87,000 से ज्यादा निवासियों और सालाना आने वाले 27 लाख पर्यटकों को फायदा होगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे काम शामिल होंगे। पर्यटन के जरिए ग्रामीण विकास, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ADB की बात हो रही है तो वहां भारत के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति भी हुई है, L सत्य श्रीनिवास। जी, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने L सत्य श्रीनिवास को एशियाई विकास बैंक ADB में भारत का कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव हैं। ये किसकी जगह लेंगे और ये नियुक्ति क्यों खास है? वे विकासशील का स्थान लेंगे। ये नियुक्ति इसलिए भी थोड़ी खास है क्योंकि श्रीनिवास 1991 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी हैं। परंपरागत रूप से ये पद भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों या अर्थशास्त्रियों के पास रहा है। अच्छा,
तो एडीबी में ईडी के तौर पर उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? वे एडीबी के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में न केवल भारत का बल्कि बांग्लादेश, भूटान, लाओस, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जापान, अमेरिका और चीन के बाद, और सबसे बड़ा कर्जदार भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और भारतीय को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। प्रीति सरन संयुक्त राष्ट्र समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। पूर्व राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति CESCR कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का अध्यक्ष चुना गया है। ये समिति क्या काम करती है? सेसर एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो सदस्य देशों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों यानी कवेनेंट्स को कैसे लागू किया जा रहा है, इसकी निगरानी करती है। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। तो इस समिति का अध्यक्ष बनना भारत के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। अब जरा पड़ोसी देश नेपाल की ओर देखते हैं। हाँ, वहाँ कुछ राजनीतिक उथल-पुथल हुई, सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। हाँ, नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने देश की अंतरिम PM के रूप में शपथ ली है। क्या ये पहली महिला PM है नेपाल की? हाँ, वे इस पद को संभालने वाली पहली महिला है और साथ ही पहली पूर्व महिला मुख्य न्यायाधीश भी हैं जो PM बनी है। उन्होंने KP शर्मा ओली का स्थान लिया है, जिन्हें भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं, खासकर जेन ज़ी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब आगे क्या होगा? चुनाव होंगे? नई अंतरिम सरकार ने 5 मार्च 2026 को नए आम चुनाव कराने की घोषणा की है। तब तक सुशीला कार्की की सरकार कामकाज संभालेगी। ठीक है। भारत में भी एक राज्य में राज्यपाल पद पर अस्थायी व्यवस्था हुई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार गुजरात के राज्यपाल को दिया गया है। जी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का अतिरिक्त निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे CP राधाकृष्णन, वो भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। आचार्य देवव्रत पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, अगस्त 2015 से जुलाई 2019 तक। तो अब वो गुजरात के साथ साथ अस्थायी रूप से महाराष्ट्र का भी काम देखेंगे। ठीक है। अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया में चलते हैं। असम में एक नई छिपकली की प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम वन रक्षकों पर रखा गया है। हाँ, ये दिलचस्प खोज है। बेंट टोड गेको एक प्रकार की छिपकली की एक नई प्रजाति असम के डिमा हसाओ जिले के पहाड़ी जंगलों में खोजी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि इसका नाम सायोटोडैक्टिलस वनरक्षक राज्य के वन विभाग के सम्मान में रखा गया है। वनरक्षक, ये नाम कैसे बना? वनरक्षक नाम संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, वन यानी जंगल और रक्षक यानी संरक्षक। ये वन कर्मचारियों के काम को एक तरह की श्रद्धांजलि है। ये खोज जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडाइवर्सिटी में प्रकाशित हुई है। बहुत अच्छा। तकनीक और इनोवेशन की बात करें तो IIT मद्रास ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर कोई स्टार्टअप डैशबोर्ड लॉन्च किया है, इनोवेशन TN। हाँ, IIT मद्रास ने गाइडेंस तमिलनाडु के सहयोग से इनोवेशन TN नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे भारत का पहला राज्य स्तरीय स्टार्टअप और इनोवेशन डैशबोर्ड बताया जा रहा है। ये डैशबोर्ड क्या करेगा? स्टार्टअप्स के लिए कैसे फायदेमंद है? इसे IIT मद्रास के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग क्रेस्ट ने IIT इंक्यूबेटेड कंपनी यूनोस वेंचर इंजन के साथ मिलकर विकसित किया है। ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को इंक्यूबेटर, निवेशक और बैंक खोजने में मदद करेगा। मतलब एक ही जगह पर उन्हें इकोसिस्टम के सारे जरूरी प्लेयर्स की जानकारी मिल जाएगी। तमिलनाडु में स्टार्टअप्स की क्या स्थिति है? अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से तमिलनाडु में 19,000 स्टार्टअप थे और भारत में सबसे ज्यादा 228 इंक्यूबेटर्स भी वहीं थे। तो ये डैशबोर्ड इस इकोसिस्टम को और मजबूती देगा। बढ़िया। चिकित्सा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में एम्स दिल्ली ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है, डा विंची रोबोट ट्रेनिंग सेंटर। जी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स
नई दिल्ली ने अपनी स्किल्स ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सेट फैसिलिटी में एक एडवांस्ड डाविंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। ये रोबोट खास तौर पर सर्जनों को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग देने के लिए है। क्या ये भारत में अपनी तरह का पहला है? हाँ, ये भारत के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के उद्देश्य से स्थापित की गई पहली डाविंची प्रणाली है। इसे इंट्यूटिव सर्जिकल कंपनी ने एक MOU के तहत प्रदान किया है। इसके साथ ही आईएम्स दिल्ली अब भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान बन गया है जिसके पास सिर्फ ट्रेनिंग के लिए समर्पित 2 अलग-अलग रोबोटिक सिस्टम है। दूसरा वाला मेट्रोनिक का ह्यूगो रोबोटिक ट्रेनर है। तो इससे भविष्य के सर्जनों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग मिल पाएगी। अच्छा, हमने गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण की बात की थी। भारत पॉलीमेटालिक सल्फाइड PMS की खोज में भी आगे बढ़ रहा है। हाँ, जैसा हमने पहले जिक्र किया, भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISA के तहत गहरे समुद्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड PMS की खोज के लिए 2 सक्रिय अनुबंध होंगे। 2 अनुबंध। अभी कौन सा है और नया कौन सा मिलने वाला है? भारत के पास दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर रिज में PMS खोज के लिए 2016 से एक अनुबंध पहले से है। अब हिंद महासागर में ही कार्लसबर्ग रिज पर एक और नया अनुबंध 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 2025 में हस्ताक्षरित होने की उम्मीद है। तो भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके पास 2 PMS अनुबंध होंगे। जी हाँ, इससे भारत को खनिज संपन्न समुद्र तल के कुल 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर खोज का विशेष अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलीमेटालिक नोड्यूल PMN के लिए जो मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला हुआ है, वो अनुबंध भी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ये भारत की भविष्य की खनिज सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब सेमीकंडक्टर और रेडार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। भारत का पहला एक्स बैंड बीम फॉर्मर IC बना है। फर्मियन IC और TEPL ने मिलकर बनाए हैं। हाँ, ये स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन में एक मील का पत्थर है। भारत की RFIC डिजाइन कंपनी फर्मियन IC डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL, जो टाटा समूह का ग्रीन फील्ड वेंचर है, उसके सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और पूरी तरह से स्वामित्व वाला 4 चैनल एक्स बैंड बीम फॉर्मर IC मॉडल FT3R4411 सफलतापूर्वक तैयार और डिलीवर किया है। बीम फॉर्मर IC, ये किस काम आता है? ये चिप खास तौर पर फेज्ड एरे रडार सिस्टम के लिए डिजाइन की गई है, जो टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स TDD मोड पर काम करते हैं। बीम फॉर्मर रडार के सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक खास दिशा में फोकस करने में मदद करता है। एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी आमतौर पर मिलिट्री रडार, मौसम रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इस्तेमाल होती है। और इसमें TEPL की क्या भूमिका है? TPL इस बीम फॉर्मर चिप के लिए OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पार्टनर है। मतलब चिप डिजाइन फर्मियन INIC ने की और उसकी पैकेजिंग और टेस्टिंग TPL कर रही है। ये भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब जरा बायोडायवर्सिटी पर वापस आते हैं। पश्चिमी घाट में फफूंद फंगस की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। एस्परजिलस जी। पुणे में स्थित महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस MSCS अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट की मिट्टी से 2 नई काली एस्परजिलस प्रजातियों की खोज की है। इनके नाम हैं एस्परजिलस ढाके फलकारी और एस्परजिलस पैट्रिशिया विल्शायरी। एस्परजिलस तो काफी आम फंगस है। हाँ, काली एस्परगिली का उपयोग कई उद्योगों में होता है, जैसे साइट्रिक एसिड बनाने में, खाद्य प्रसंस्करण में और किण्वन प्रक्रियाओं में। इस खोज के साथ ही शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट से 2 और काली एस्परगिली प्रजातियों A. aculeatinus और A. bruneovelacus के पाए जाने की पहली बार पुष्टि भी की है। ये पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। भारत की प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में भी कुछ हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में नई साइटें जोड़ी गई हैं। हाँ, भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 7 नई प्राकृतिक साइटें जोड़ी हैं। इसके साथ ही सूची में भारत की कुल विचाराधीन संपत्तियों की संख्या 69 हो गई है, जिनमें 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित साइटें शामिल हैं। ये 7 नई प्राकृतिक साइटें कौन-कौन सी हैं? ये काफी विविध हैं। इनमें शामिल हैं महाराष्ट्र में पंचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप,
कर्नाटक के उडुपी में सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, मेघालय की मेघालयन युग की गुफाएं, नागालैंड की नागा हिल उफियोलाइट चट्टानें, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के एर्रामट्टी डिबालू यानी लाल रेत के टीले, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमला हिल्स की पवित्र प्राकृतिक विरासत और केरला की वर्कला तटीय चट्टानें। ये तो पूरे भारत से अलग अलग तरह की साइट्स हैं। अस्थाई सूची में आने का क्या मतलब है? अस्थायी सूची में शामिल होना विश्व धरोहर स्थल बनने की प्रक्रिया का पहला कदम है। इसके बाद इन साइट्स के विस्तृत नामांकन डोजियर तैयार किए जाते हैं और फिर यूनेस्को उनका मूल्यांकन करके अंतिम निर्णय लेता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है। अब बैंकिंग क्षेत्र के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। टीसीआईएल और पीएनबी के बीच कोई समझौता हुआ है? हाँ, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL, जो संचार मंत्रालय के तहत एक सरकारी उपक्रम है, PSU है, उसने पंजाब नेशनल बैंक PNB के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए है ये MOU? इसका उद्देश्य PNB के सूचना प्रौद्योगिकी IT बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। TCIL अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके PNB को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, IT और नेटवर्क समाधान, साइबर सुरक्षा और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में उन्नत समाधान प्रदान करेगा। ये दिखाता है कि सरकारी कंपनियां भी आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर काम कर रही हैं। अच्छा, और खेल के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खेल विज्ञान पर कोई समझौता हुआ है? जी, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र NCSSR ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IITD के साथ एक MOU साइन किया है। IIT दिल्ली और खेल विज्ञान ये क्या करेंगे मिलकर? इनका लक्ष्य है खेल विज्ञान, एडवांस टेक्नोलॉजी और स्वदेशी नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। ये सरकार के गर्व से स्वदेशी अभियान के अनुरूप भी है। खासकर खेल उपकरणों और तकनीकों के मामले में इस मौके पर IIT दिल्ली कैंपस में एक नई बायोमैकेनिक्स लैब का भी उद्घाटन किया गया, जो सामान्य और पैरा दोनों तरह के एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। मतलब स्पोर्ट्स में भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान UAE गए थे, वहां क्या खास हुआ? हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री 10-11 सितंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात UAE के दौरे पर थे। अबू धाबी में उन्होंने IIT दिल्ली के अबू धाबी परिसर का दौरा किया। वहां उन्होंने विदेश में किसी भारतीय संस्थान में स्थापित पहले अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC का उद्घाटन किया। IIT दिल्ली का अबू धाबी कैंपस और वहां AIC? हाँ, साथ ही उन्होंने वहां 2 नए एकेडमिक प्रोग्राम भी लॉन्च किए, एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी में PhD और केमिकल इंजीनियरिंग में BTech। और दुबई में भी कुछ कार्यक्रम थे? दुबई में उन्होंने 12 CBSE स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स का उद्घाटन किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के दुबई परिसर का उद्घाटन किया। ये IIM अहमदाबाद का पहला विदेशी परिसर है। IIM अहमदाबाद का पहला विदेशी कैंपस, ये बड़ी खबर है। हाँ, ये भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया। ठीक है, अब आते हैं खेल और उपलब्धियों पर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कोई खास उपलब्धि? सर्वेश कुशारे। हाँ, ये एथलेटिक्स में भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। सर्वेश अनिल कुशारे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद हाई जंप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। पहले भारतीय। उन्होंने कितना जंप किया? उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 2.25 मीटर की छलांग लगाई और कुल मिलाकर 9वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई। ये भी याद रखने वाली बात है कि वो पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हाई जंपर भी बने थे। और इसी चैंपियनशिप में कोई और भारतीय एथलीट? हाँ, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भाग लिया और वे 16वें स्थान पर रहे। ठीक है, अब मुक्केबाजी की बात करते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा? लिवरपूल इंग्लैंड में हुई 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने कुल 4 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, और ये सभी पदक महिला वर्ग में आए। 4 पदक,
कौन कौन जीता? मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम वर्ग में और जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। नूपुर शोराण ने 80 प्लस किलोग्राम हैवी वेट में रजत पदक जीता, जबकि पूजा रानी ने 80 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। बहुत बढ़िया। पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा? इन 4 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। कजाकिस्तान 7 स्वर्ण पदकों के साथ टॉप पर था। ये चैंपियनशिप वर्ल्ड बॉक्सिंग WB द्वारा आयोजित पहली थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने मान्यता दी है, क्योंकि पिछली संस्था IBA को मान्यता रद्द कर दी गई थी। अच्छा, ये नई संस्था की पहली चैंपियनशिप थी। अब जरा प्रबंधन शिक्षा की ओर देखें। फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग आई है। इसमें भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन कैसा है? हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स FT मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 आ गई है। इसमें IIM बेंगलोर ने 28th रैंक हासिल की है। इसके साथ ही वो IIM अहमदाबाद 34th रैंक को पीछे छोड़ते हुए इस रैंकिंग में टॉप भारतीय संस्थान बन गया है। IIM बेंगलोर टॉप पर, और कौन से भारतीय संस्थान हैं टॉप 100 में? इस रैंकिंग में दुनिया के 100 टॉप बिजनेस स्कूल शामिल होते हैं। भारत से SPGN इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च 35वें स्थान पर है। IIM कैलकाटा 41वें पर, IIM लखनऊ 57वें स्थान पर है। कुल मिलाकर 11 भारतीय संस्थान टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। 11 संस्थान, ये तो भारतीय प्रबंधन शिक्षा के लिए काफी अच्छा संकेत है। दुनिया में नंबर 1 कौन है? विश्व स्तर पर स्विट्जरलैंड का सेंट गैलन विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। ठीक है, अब शतरंज की दुनिया से क्या खबरें हैं? फीडे ग्रैंड स्विस 2025। समरकंद उज़्बेकिस्तान में फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 आयोजित हुआ। इसमें ओपन सेक्शन में डच ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी ने 11 राउंड में से 8 अंक बनाकर खिताब जीता। उन्हें $90,000 का इनाम मिला और साथ ही वो 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर गए। और महिला वर्ग में क्या किसी भारतीय ने अच्छा प्रदर्शन किया? हाँ, महिला वर्ग में भारत की वैशाली रमेश बाबू ने इतिहास रच दिया। उन्होंने लगातार दूसरी बार FIDE महिला ग्रैंड स्विस का खिताब जीता। उन्होंने भी 8 अंक बनाए और टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर रूस की कैतरीना लैग्नो को पीछे छोड़ा। लगातार दूसरी बार? ये तो कमाल है। क्या वो भी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई कर गईं? जी हाँ, इस जीत से वैशाली 2026 के महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर गई हैं। ऐसा करने वाली वो कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बाद तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। ये भारतीय शतरंज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और स्पीड स्केटिंग में आनंद कुमार वेलकुमार की ऐतिहासिक जीत की बात हमने की थी। हाँ, चीन में हुई 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में चेन्नई के 22 वर्षीय आनंद कुमार वेलकुमार ने पुरुषों की सीनियर 10,000 मीटर एलिमिनेशन रेस में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला सीनियर स्वर्ण पदक है। उन्होंने 1.24.924 का समय निकाला और उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। हाँ, इसी चैंपियनशिप में इससे पहले उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक 43.072 सेकंड जीता था, जो भारत का पहला सीनियर विश्व चैंपियनशिप पदक था। इसके अलावा जूनियर स्केटर क्रिश शर्मा ने भी 1000 मीटर स्प्रिंट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो स्केटिंग में भारत के लिए ये चैंपियनशिप बहुत सफल रही। अद्भुत प्रदर्शन। अब कुछ सामाजिक और विविध विषयों पर आते हैं। RBI गवर्नर ने एक ओपन हाउस शुरू किया है, ये क्या है? हाँ, ये एक अनूठी पहल है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक के कामकाज में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक ओपन हाउस शुरू किया है। मतलब कर्मचारी सीधे गवर्नर से मिल सकते हैं? हाँ, सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच कोई भी वर्तमान या रिटायर्ड कर्मचारी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे गवर्नर से मिल सकता है और बैंक के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दे सकता है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि इसमें सेवा संबंधी व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा न की जाए। ये तो पारदर्शिता और सुझाव लेने का अच्छा तरीका है। RBI ने और भी कुछ किया है? हाँ, RBI ने मौद्रिक नीति के ढांचे की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है। इसमें मुद्रास्फीति लक्ष्य, इन्फ्लेशन टारगेट और सहिष्णुता बैंड, टॉलरेंस बैंड जैसे मुद्दों पर
आम जनता और विशेषज्ञों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। अच्छा, मतलब नीति निर्धारण में जन भागीदारी बढ़ाने की कोशिश। अब न्यायपालिका की बात करते हैं। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की कुछ नियुक्तियां और सिफारिशें हुई हैं। जी, मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर का स्थान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कोई सिफारिशें की हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 और सिफारिशें की हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पवन कुमार बी बाजनात्री को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। इन पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। ठीक है। अब राजनीति पे आते हैं। हमने एडीआर की वंशवाद वाली रिपोर्ट का जिक्र किया था। क्या आंकड़े थे उसमें? हाँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के विश्लेषण के अनुसार भारत में लगभग 21% मौजूदा जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य यानी करीब हर 5 में से एक वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। 21%। ये आंकड़ा कहाँ सबसे ज्यादा है, लोकसभा या विधानसभाओं में? लोकसभा में वंशवादी प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, करीब 31%, जबकि राज्य विधानसभाओं में ये सबसे कम 20% पाया गया। एडीआर ने 5,204 मौजूदा विधायकों का विश्लेषण किया, जिनमें से 1,107 वंशवादी पृष्ठभूमि के थे। राज्यों के हिसाब से क्या स्थिति है? वहां के कुल सदस्यों का 23% है और उसके बाद महाराष्ट्र 129 सदस्य 32% में वंशवादी नेता हैं। लेकिन अगर अनुपात यानी प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश 86 सदस्य 34% टॉप पर है। उसके बाद महाराष्ट्र 32% और कर्नाटक 29% का नंबर आता है। ये आंकड़े भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद की गहरी जड़ों की ओर इशारा करते हैं। हाँ, ये बात सोचने वाली बात है। अच्छा, फिनटेक कंपनी फोन पे पर आरबीआई ने कोई जुर्माना लगाया है? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फोन पे लिमिटेड पर 21 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। किस लिए लगाया ये जुर्माना? ये जुर्माना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी वॉलेट वगैरह से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने पाया कि फोनपे का जो एस्क्रो खाता होता है, जिसमें ग्राहकों का पैसा रखा जाता है, उसमें दिन के अंत का बैलेंस कुछ दिनों में बकाया पीपीआईज और व्यापारियों को देय भुगतानों की कुल रकम से कम था। साथ ही कंपनी ने इस कमी की तुरंत जानकारी आरबीआई को देने में भी देरी की। अच्छा, मतलब रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन हुआ? हाँ, ये जुर्माना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम पीएसएस एक्ट 2007 के तहत लगाया गया है। ठीक है। अब अंत में कुछ और महत्वपूर्ण खबरें और सामान्य ज्ञान की बातें जो शायद छूट गई हों। हाँ, कुछ निधन, स्थान, योजनाएं और दिवस देख लेते हैं। निधन, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी लपांग का निधन हुआ है। प्रथम, भारत की पहली ईएसजी पर्यावरण, सामाजिक और शासन लैब मुंबई, महाराष्ट्र में खुली है। स्थान, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, असम में है। 1320 मेगावाट का बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो एसजेवीएन बना रहा है, बिहार में है। राजगीर खेल अकादमी भी बिहार में है और गोलाघाट सुविधा, जो दुनिया का पहला ग्रीन बैम्बू बायो एथेनॉल प्लांट बताया जा रहा है, वो असम में है। योजना परियोजना, मध्य प्रदेश में एक बघिया मां के नाम परियोजना शुरू हुई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर बाग विकसित किए जाएंगे। दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस था, जिसका थीम था सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग समाधान। इसी दिन यानी 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है। और 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, जिसका थीम था दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से नए अवसर और नवाचार। सम्मेलन बैठकें, ज्ञान भारत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, जिसका थीम था पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईसी की 89वीं आम बैठक भी नई दिल्ली में हुई, जिसकी मेजबानी बीआईएस ने की। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 नई दिल्ली में हुआ। थीम था एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम।
और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लोक संप्रमोशन पर्व का 5वां संस्करण कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया। वाकई ये जानकारियों का एक सघन संकलन था। हमने सरकारी नीतियों और आर्थिक रुझानों से लेकर तकनीकी सफलताओं, रक्षा क्षेत्र की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खेल उपलब्धियां और सामाजिक विश्लेषण तक एक बहुत बड़े दायरे को छुआ है। काफी कुछ एक साथ हो रहा है देश और दुनिया में। बिल्कुल, इन सभी स्रोतों से ये स्पष्ट होता है कि भारत कई विभिन्न मोर्चों पर एक साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्वदेशी क्षमताओं का विकास हो, जैसे सौर ऊर्जा में पूरी वैल्यू चेन बनाना, रक्षा उपकरण बनाना, सेमीकंडक्टर डिजाइन करना या फिर अपना सॉवरेन क्लाउड तैयार करना। हाँ, आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिख रहा है। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाना और अपनी भूमिका मजबूत करना भी जारी है, जैसे मॉरिशस को मदद देना, एडीबी में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना, संयुक्त राष्ट्र समितियों में अध्यक्षता मिलना, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भागीदारी और खेल प्रतियोगिताओं में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल करना। और तीसरी बात जो भरकर आ रही है वो है जमीनी स्तर पर लोगों का सशक्तिकरण और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिशें, जैसे बिहार में जीविका दीदी के लिए कौशल विकास, शिक्षुता नियमों में सुधार करके युवाओं को बेहतर मौके देना, जनजातीय संस्कृति को डिजिटल माध्यम से सहेजना और बाजार उपलब्ध कराना। तमिलनाडु में जरूरतमंद बच्चों के लिए योजना या फिर ग्रामीण बैंकों को डिजिटल बनाना। हर एक जानकारी अपने आप में एक कहानी बयां करती है। तो इन तमाम सूचनाओं के मंथन के बाद श्रोताओं के लिए विचार करने योग्य मुख्य बात क्या हो सकती है? इन सब अलग अलग दिखने वाले घटनाक्रमों में कोई गहरा अंतर संबंध है? हाँ, यही एक बड़ा सवाल उभरता है। क्या ये विविध और बज़ाहिर अलग अलग दिखने वाले विकास, जैसे स्वदेशी तकनीक पर जोर, वैश्विक मंचों पर बढ़ती भागीदारी और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण की पहलें, क्या ये सब मिलकर किसी एक बड़ी सुसंगत राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है? मतलब क्या ये सब विकसित भारत 2047 जैसे किसी बड़े लक्ष्य की तरफ जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, और अगर ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है तो इन विभिन्न प्रयासों के बीच तालमेल कितना मजबूत है? क्या रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, राज्य सरकारें, क्या ये सब वाकई एक समन्वित तरीके से काम कर रहे हैं? या फिर ये अलग अलग अच्छी पहलें हैं जिनका जुड़ाव शायद उतना गहरा नहीं है जितना लगता है? यह वास्तव में एक गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है, क्योंकि अगर तालमेल है तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर नहीं है तो शायद हम पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। आने वाले वर्षों में इस समग्र दृष्टिकोण का या इसके अभाव का भारत पर क्या व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इस पर सोचना जरूरी है। निश्चित रूप से इस पर और मनन किया जा सकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।